हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। भारत के भूगोल में हमने भारत का सामान्य परिचय कर लिया हूँ पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम आपसे हिमालय की बात कर ली है और आज तीसरा जो प्रमुख चैप्टर है, भारत की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप मान सकते हैं कि भारत के दृष्टि से आप कह सकते हैं जलवायु। जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। जलवायु से ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप जलवायु को समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसा जलवायु है भारत का, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है और फिर विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपसे ये भी यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जलवायु से एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून का कैसे होता है, क्या होता है लानिनो, क्या होता है अल नीनो, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके अलावा जेट स्ट्रीम कैसे काम करती हैं, ITC जेट कैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता है, सूर्य कैसे उत्तरायण दक्षिणायन होकर भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, विश्व की जलवायु कैसे भारत को प्रभावित करती है, इन सब की चीज़ों की हम बात करेंगे। ठंडी जलवायु कैसे कर्क रेखा विषुवत रेखा कैसे भारत के मानसून को प्रभावित करता है, भारत की स्थिति कैसे मानसून को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस आपको कर लेते हैं कि कैसे कहाँ पे वर्षा होती है, ये सारी चीज़ों की। फिलहाल जलवायु किसे कहते हैं और जो जलवायु की खोज किसने की थी, ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं हम ये बता दें आपको। तो जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में नहीं, किसी बड़े क्षेत्र में एक निश्चित समय तक जो होता है वातावरण में जो परिवर्तन नहीं होता उसे जलवायु कहते हैं। अब जलवायु किस प्रकार से प्रभावित होती है, जलवायु को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से। तो जलवायु जो है विस्तृत क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की जो अवस्थाएं होती हैं वो जलवायु होती है। किसी लंबे क्षेत्र में लंबे समय के लिए किसी क्षेत्र में जो दशाएं होती हैं वो जलवायु कहलाती हैं। और मौसम जो है किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय यानी कि कम समय के लिए जो दशाएं होती हैं वो मौसम कहलाती है। मौसम बदलते रहते हैं, जैसे आप में साल में कई मौसम होते हैं, लेकिन जो भारत की जलवायु है वो बहुत कम प्रभावित आप देखते हैं। भारत की जलवायु नहीं बदलती है, लेकिन मौसम जो है वो बदलता रहता है। ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारी चीज़ें मौसम में होती रहती हैं। तो मौसम को हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जलवायु की खोज किसने की थी। तो जलवायु की अगर हम खोज करें विश्व में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें जलवायु हमने बता चुका है। अगर आप जलवायु को नोट करना चाहते हैं तो जलवायु क्या होती है ये आप नोट कर लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र में क्षेत्र में लंबे समयावधि के लिए समयावधि में मौसम की दशाएं जो बनी रहती हैं की दशाएं ही जलवायु कहलाती हैं। अब जलवायु आप यहाँ से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु कहलाती हैं। यहीं पे अगर हम मौसम की आपके लिए बात कर देते हैं, मौसम, तो मौसम क्या है, किसी क्षेत्र में अल्प समय में मौसम दशाएं यानी कि मौसम की जो दशाएं होती हैं, मौसम दशाएं मौसम कहलाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। जलवायु से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जलवायु में पूछ लेता है कि जलवायु में कौन से कितने समयावधि की बात की जाती है। तो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है लंबे समयावधि, कम समयावधि, किसी निश्चित क्षेत्र का होना यहाँ पे ज़रूरी है। आप अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो वहाँ से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे।
अब जलवायु की खोज किसने की थी? जलवायु की खोज हिप्पालस ने की थी। हिप्पालस ने की थी। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो भारत की जलवायु को किसने सर्वप्रथम दर्शाया था या किसने विस्तृत रूप से दर्शाया था? तो भारत की जलवायु को अल-मसूदी ने विस्तृत रूप से दर्शाया था या व्याख्या की थी। अल-मसूदी ने भारत की जलवायु की व्याख्या की। भारत की जलवायु की व्याख्या की थी। तो ये आपका अल-मसूदी हो गया। भारत की जलवायु, मौसम हमने देख लिए। अब भारत की जलवायु कैसी है ये देखना है आपको। तो भारत की जलवायु कैसी है ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु, अब आप सभी को पता है कि भारत से जो है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। ये थोड़ा और ऊपर रहेगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। कुछ यहाँ से होकर गुजरती हैं जो जलवायु है। भारत में जो कर्क रेखा है कुछ इस प्रकार से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारत की जो किस कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमने आपको ट्रिक दे दी थी। तो उसको आप देख लीजिए हमारे वीडियोज में जाके। तो ये जो कर्क रेखा है इसके ऊपर की जलवायु है, नीचे की जलवायु वो अलग अलग है। तो भारत की जो कर्क रेखा के ऊपर की नीचे की जलवायु है, यानी कि इसके भारत के नीचे कौन सी है? विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा आप मानेंगे। जब हम यहाँ से आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, जब हम ITCZ का दबाव पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जब पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से यहाँ पे काम करती हैं, किस प्रकार से जो पवनें काम करती हैं और किस प्रकार से यहाँ पे बारिश होती है भारत में, इसकी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो जलवायु है, के उत्तर में भारत की हम बात करें, उत्तर में जो जलवायु है, जो जलवायु पाई जाती है या है जो जलवायु है उसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में रखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसे कहाँ रखते हैं। भारत की जो कर्क रेखा के उत्तर की ओर जो, इसको हम साफ कर रहे हैं, जो जलवायु और मौसम की हमने डिटेल आपको जानकारी दी थी, इसको हम रफ कर रहे हैं जिससे कि हम आगे आपको चीज़ों को क्लियर कर सकें, यानी कि बता सकें एकदम स्पष्ट रूप में। तो यहाँ पे हम जैसे आपको चीज़ों को बताते हैं कि जो कर्क रेखा के उत्तर में है वो उपोष्णकटिबंधीय में रखते हैं, और जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में हम उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में अब कुल मिला के अगर एग्जाम में पूछें, अगर एग्जाम में प्रश्न की प्रकृति क्या है, अगर कर्क रेखा के उत्तर में पूछता है तो आपको उपोष्णकटिबंधीय देखना है। कर्क रेखा के दक्षिण में पूछता है तो आपको क्या करना है? उष्णकटिबंधीय करना है। अगर केवल भारत की जलवायु पूछ ले तब आप क्या करेंगे? तो अगर केवल भारत की जलवायु यहाँ पे पूछ ले और आपके पास कर्क रेखा का ऑप्शन ना रहे तो भारत की जो जलवायु है, तब आप क्या कहेंगे? भारत की जलवायु आपकी उष्ण मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है तो कुछ इस प्रकार से आपको
करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अक्सर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं अगर जलवायु से बनते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत की जलवायु विषुवत रेखा पे कैसे है। यानी कि इसे आप अगर यहाँ पे जो पूछे कर्क रेखा के अगर विषुवत रेखा भी यहाँ पे रख दे, विषुवत रेखा के उत्तर अगर मार दे तब भी कर्क रेखा का दक्षिण या विषुवत रेखा के उत्तर आप ये सेम मानेंगे। यानी कि वहाँ पे विषुवत रेखा के जो उत्तर में वो जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय जलवायु ही पाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसे है, ये हो गई। अब हम आपको बता दें कि जो मानसून आता है, मानसून कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो हम भारत के मानसून की बात करते हैं तो मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद मानसून में क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से मानसून भारत में बनता है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं आपको मानसून की भारत के, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें समझेंगे। भारत के मानसून को बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, किसी भी जलवायु को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक तो जो होता है जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर, ये तो हम बाद में देख लेंगे। अभी तो हम जलवायु के बारे में अगर हम जान लेते हैं भारत के, तो वहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी जलवायु है। तो यहाँ पे देखना मानसून का आरंभ है, मानसून का आरंभ कैसे होता है ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ये हमारी मानसून जलवायु की पहली वीडियो होगी। दूसरी वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो आएगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पे पूछता है कि जलवायु के कितने, भारत को जलवायु के कितने भागों में बांटा गया है, तो वो आपको वहाँ से हम एक अलग वीडियो देंगे। तो वहाँ पे अगली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम मानसून की पूरी प्रकृति देख लेते हैं। अब मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है ये चीज़ें आपको देखना है। आपने ये भारत देख लिया, भारत में आपको पता है कि नीचे क्या है, ये उष्णकटिबंधीय रेखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि ये आपको अगर मैप में दिख रहा है तो हम नीचे आपको समझा देते हैं कैमरे में। तो ये हमारी कर्क रेखा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी इसका जो मतलब है कर्क रेखा। अब हम ITCZ का प्रभाव देखेंगे। विषुवत रेखा, कैसे ये होता है, ये चीज़ें हम ITCZ यानी कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप पहले लिख लीजिए, ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब हम आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जन्म कैसे होता है। देखिए भारत जो है, भारत की जो जलवायु है आप मानसूनी जानते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जैसे गर्मियों में बारिश क्यों होती है, ठंडियों में बारिश क्यों नहीं होती, ये चीज़ आपको जानना है। देखिए गर्मियों में क्या होता है कि जो स्थल होते हैं, ये स्थल हैं और ये जल है। तो जो गर्मियों में होते हैं वो जो गर्मी होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे उच्च तापमान होता है गर्मियों में स्थल भाग में, और जो जल भाग होते हैं वहाँ पे निम्न तापमान होता है, यानी कि तापमान वहाँ जल में ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो जो हवाएं हैं वो कहाँ से चलती हैं, यानी कि हमेशा हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे गर्मियों में क्या है, यहाँ पे उच्च दाब है और यहाँ पे क्या है, निम्न दाब है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होगी कि जो ठंडियों में जो है, गर्मियों में जो है यहाँ पे क्या होता है, जब गर्मी अधिक पड़ती है तो यहाँ की हवाएं जो है ऊपर उठने लगती हैं। क्या होती है, जो गर्म हवाएं हमको पता है कि वो ऊपर उठती हैं और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे आती हैं। तो गर्मियों में यहाँ से हवाएं क्या होगी, ऊपर उठने लगेंगी। अब ये प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया है, ये हवा है यहाँ से उठी गर्मियों में, यहाँ से उठेगी ये हवा और कहाँ जाएगी, ये इतना ऊपर गर्म हवा उठी। उसके बाद जहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, यहाँ पे जहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी
ये इधर की ओर चलेंगी, ये पूरे स्थल की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको देना चाह रहे हैं, ये इधर की ओर चलेंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, निम्न दाब मिलेगा, तो निम्न दाब यानी कि समुद्र की ओर उतरेंगी। अब क्या होगा, जब ये हवाएं यहाँ से यहाँ पे उतरेंगी गर्मियों में, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको क्या मिलेगी, वाष्पता मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी। इसे कहते हैं आर्द्रता, कह सकते हैं आर्द्रता को यहाँ पे भरेंगे। आर्द्रता भरने के बाद जब इनको यहाँ पे क्या है, गर्म है, स्थल जो है वो गर्म है, तो गर्म की ओर जो यहाँ पे निम्न दाब बन रहा है, और जहाँ ठंडा होता है वहाँ उच्च दाब होता है। तो जब उच्च दाब से हमेशा हवाएं कहाँ चलती हैं, निम्न दाब की ओर, तो यहाँ से ये हवाएं क्या हो, आर्द्रता ग्रहण करेंगी और फिर ये आपकी यहाँ पे चलेंगी। तो इस प्रकार से अब जब ये हवाएं यहाँ से चलेंगी तो क्या होगी, नमी को अपने अंदर, आर्द्रता को भरी रहेंगी। अब आर्द्रता को जब भरी रहेंगी तो जब यहाँ पे हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, तो जब ऊपर उठेंगी तो क्या होगा कि इसमें वेपोराइजेशन तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि आर्द्रता का दबाव जब बढ़ेगा तो ऊपर उठने के बाद ये क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो ये बारिश का जो सामान्य नियम है ये है। इसके अलावा जो भारत के बारिश के नियम है वो कैसे प्रभावित करते हैं, तो ITCZ, आप सभी को पता है कि जो सूरज है वो उत्तरायण और दक्षिणायन कब होता है। सूरज जो है उत्तरायण वो होता है, कब होता है, वो ठंडियों में होता है, जबकि दक्षिणायन यानी कि सीधी रेखा जो है वो गर्मियों में स्थल मार्ग पे पड़ती है भारत के। तो सूरज के उत्तरायण या दक्षिणायन होना ही यहाँ पे ITCZ का उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन और शीतोष्ण कटिबंधीय अभिसरण जोन में जाना ही कहलाता है। अब सूरज जब क्या होगा, उत्तरायण होगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, तो भारत में जो है सूरज की तिरछी रेखाएं कब पड़ती हैं, ठंडी में पड़ती हैं, क्योंकि ठंडी में गर्मी कम पड़ती है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो सूरज की रेखाएं हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो जब तिरछी पड़ती हैं जो सूरज की रेखाएं, तो यहाँ का जो तापमान होगा कम हो जाएगा स्थल का, यानी कि जो ITCZ का जो हमारा जो अभिकेंद्र बनता है गर्मियों में, वो कहाँ बनता है, वो ऊपर बनता है, जो ठंडियों में ऊपर बनता है। यानी कि जो जलवायु होती है वो खिसक कर ये जो ITCZ जो है वो हमारा ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारा ये निम्न दाब बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है। तो उच्च दाब से जो हवाएं हैं वो निम्न दाब की ओर, यानी कि समुद्र में जो है वो निम्न दाब होता है, यानी कि स्थल तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जो समुद्र होता है यानी कि जहाँ जल भराव क्षेत्र है वो क्या होता है, कम ठंडा होता है, यानी कि गर्म रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ITCZ का क्षेत्र ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन अब भारत की जलवायु कैसे होती है, इसमें जो बल काम करते हैं वो कौन कौन से, फेरल का नियम आपने जानते होंगे। फेरल का नियम अगर आपने नहीं सुना है तो फेरल का नियम भारत के जो जलवायु है उस पर बहुत ही असरकारक होता है। फेरल का नियम ये कहता है कि कोई भी जो हवा की दिशा है वो अपने, फेरल का नियम जब लगता है वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब कोई हवा इस प्रकार से चल रही है, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से चल रही है कोई हवा, इधर की ओर चल रही है, लेकिन जब फेरल का जो कोरियालिस बल, फेरल का नियम कोरियालिस बल के आधार पे काम करता है। अब जब ये कोरियालिस बल इस पे लगेगा तो ये अपने दाएं ओर मुड़ना है, यानी कि हवा इधर जा रही थी लेकिन कोरियालिस बल का प्रभाव कारण ये हवा ऐसे मुड़ जाएगी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे कोरियालिस बल हम आपको बता देते हैं, कोरियालिस बल होता क्या है, फेरल का नियम ही क्या होता है, ये सारी चीज़ें मानसून में बहुत जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मानसून को समझने के लिए कोरियालिस बल आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। फेरल का नियम आप समझिए। फेरल का नियम ये कहता है कि जो हवाएं होती हैं, हवाओं का स्वरूप कोरियालिस बल के लगने के कारण बढ़ता है। जब किसी वायु पर कोरियालिस बल लगता है तो वह बल, वह वायु कहाँ पे, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वह वायु जो है विषुवत रेखा, मकर रेखा
वक्र रेखा पर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है या मुड़ जाती है, वायु जो है मुड़ जाती है। अब यही जब अगर कर्क रेखा पे लगेगा तो यही बल क्या लगेगा, बाईं ओर लगेगा, यानी कि वो दाईं ओर लगेगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो है तो वो बाईं ओर लगता है। जैसे अब ये हमारा जो ये मान लीजिए कि ग्लोब हो गया, ठीक है, इसको हम बात करते हैं तो ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। तो जब यहाँ पे कोरियालिस बल जब काम करेगा, जब यहाँ पे कोरियालिस बल काम करेगा तो ये जो हवाएं हैं, ये कोई हवाएं हैं तो इधर की ओर मुड़ेंगी, किधर मुड़ेंगे, इधर की ओर। लेकिन जब ये कोरियालिस बल जब यहाँ पे कर्क रेखा में गुजरेगी तो ये बल जो है अपने किधर मुड़ेंगी, आप ये तो मुड़ेंगी दाई, लेकिन ये क्या किधर मुड़ जाएंगी, ठीक उसके ओर। तो जो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। तो ये कोरियालिस बल का प्रभाव हो गया। अब कोरियालिस बल जो है अपने जो कहाँ पे काम करता है, अपने जो जलवायु पे कैसे प्रभावित होता है, करता है, ये देखिए। ग्रीष्म का ऋतु है, अब ग्रीष्म ठंडी की ऋतु बीत गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई। अब ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो जो हमारा ITCZ है वो एक यहाँ पे काम करेगा सेंटर पे ITCZ, और एक यहाँ पे नीचे काम करने लगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो है अभिसरण क्षेत्र है वो नीचे हो जाएगा। अब ये जो हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं, इस प्रकार से चलती हुई अफ्रीका की दिशा इसकी रहती है। अब जब इस प्रकार से हवाएं चलती हैं तो जो अब क्या होता है कि भारत में गर्मियों में निम्न दाब, यानी कि भारतीय स्थलों पे निम्न दाब होता है। तो ये क्या होगी कि जब कोरियालिस बल का प्रभाव लगेगा तो ये जो हवा है अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी, दाईं ओर मुड़ जाएंगी, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर, ये अपनी नहीं सॉरी उत्तर पूर्व की ओर। ये हवाओं का स्वरूप क्या था, ये था आपका दक्षिण पश्चिम। ये हवाएं किस दक्षिण पश्चिम में हवाएं ये चल रही थी, दक्षिण पश्चिम की ओर ये हवाएं चल रही थी। जब इसका बल लगता है, यानी कि जब कोरियालिस बल प्रभाव पड़ता है तो ये की तरह होती हैं, ये इसका जो दिशा होगी वो बदल के क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ये उत्तर पूर्व की ओर जब इसका जब कोरियालिस बल काम करेगा, यानी कि ये हवाएं जो है कोरियालिस बल के प्रभाव से दाएं ओर अपने मुड़ जा रही हैं। जब दाएं ओर मुड़ेगी तो इसकी जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व हो जाएगी। अब उत्तर पूर्व होते हुए ये यहाँ से समुद्री एरिया काफ़ी लंबा समुद्री मार्ग तय करके आती हैं, तो इसमें क्या होती है, जो आर्द्रता की मात्रा होती है वो काफ़ी भरी होती है। जब ये आर्द्रता की मात्रा जब भरी होती है तो ये क्या करती हैं कि ये जो नमी होती है तो ये सबसे पहले जो है कहाँ पे टकराती हैं, ये केरल यानी कि पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपको याद रखना, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे सर्वप्रथम वर्षा करती हैं, पश्चिमी घाट पे ये टकराएं और यहाँ पे मूसलाधार वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट पे मूसलाधार यहाँ पे वर्षा करीब 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जब ये वर्षा यहाँ पे करेंगी तो इसीलिए केरल में सबसे पहले टकराती हैं, इसीलिए सबसे जो पहले जो मानसून पहुँचता है वो कहते हैं केरल में। तो 1 जून को केरल में इसकी पहली वर्षा होती है। उसके बाद ये हवाएं अब आगे की ओर बढ़ती हैं, तो 5 जून को आपको ये आगे बढ़ेंगी, यानी कि कर्नाटक के तट पे वर्षा करती हुई आगे बढ़ेंगी। फिर 10 जून को ये जो टोटल है 1 जून, 5 जून, 10 जून को ये मुंबई के तटों पर वर्षा करते हुए ये उत्तर भारत में इस मार्ग को अपनाते हुए उत्तर भारत में ये वर्षा करेंगी। अब 1 जून की जो बात कर रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 15 जून को ये लगभग उत्तर भारत का आधा भाग ये जो 15 जून तक ये कवर कर लेती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, ये 5 जून है, ये 10 जून है, ये यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं तो ये 15 जून को, यानी कि 15 जून को लगभग आधा उत्तर प्रदेश कवर हो जाता है, उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये 15 जून हो गया। 15 जून के बाद ये दिल्ली के आसपास जब पहुंचता है तो दिल्ली ये करीब 20 जून के आसपास दिल्ली में प्रथम वर्षा करती है। उसके बाद ये पहुंच जाता है 1 जुलाई को ये राजस्थान और पंजाब में वर्षा करती हैं।
1 जुलाई। अब 15 जुलाई को ये राजस्थान के शुष्क भाग यानी कि पश्चिमी भाग राजस्थान के जहाँ के थार का मरुस्थल है वहाँ पे ये टोटल 15 जुलाई तक पूरा मानसून पहुँच जाता है। तो ये चीज़ आपको समझने वाला है। अब इसको जो 15 जुलाई तक पहुंच गया तो 1 जून को यहाँ से जब यहाँ से कुछ हवाएं निकलेंगी तो यहाँ से कुछ यहाँ से जो निकलेंगे तो ये इधर की ओर बढ़ेंगी। इधर की ओर बढ़ते हुए 1 जून को यहाँ भी गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पे टकराएंगी और यहाँ पे भी मूसलाधार वर्षा करेंगी। इसीलिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जोन कहाँ होता है, यानी कि मासिनराम है और चेरापूंजी है जो कि मेघालय में है। गारो खासी गारो पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा विश्व की पाई जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ध्यान रखना है आपको, मासिनराम में यहाँ पे बात करते हैं तो करीब 1300 सेंटीमीटर प्रति जो वार्षिक वर्षा होती है 1300 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत उच्च वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। मासिनराम से पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी भी यहीं पे था। चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती थी। कहाँ है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। आगे हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 जून से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में होते हुए वर्षा आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे वर्षा का स्वरूप है इंडिया में। अब जो मानसून अब भारत का फैल गया है, लेकिन मानसून को जो प्रभावित करती है आपने सुना होगा अल नीनो ला नीनो, ये चीज़ आपको जाननी। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। जेट स्ट्रीम हमारे एग्जाम की तरफ से अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हो जाता है क्योंकि जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं जो क्या होती हैं किसी भी वायुमंडल में जो ऊपर यानी कि हमारे ऊंचाई से 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे चलती हैं। यानी कि ये जो हमारा ये ज़मीन है यहाँ से ये 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे ये चलती हैं। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ये 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बहती हैं। तो अगर ये इस रफ्तार से बहती हैं तो ये किसी भी जलवायु को जो है प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम इसलिए होती है। अब हम आपको जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ फैक्ट बता दें तो जेट स्ट्रीम की खोज किसने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका के बम वर्षक होते हैं वो कहाँ जा रहे थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यात्रा कर रहे थे, तो जब वो एक समय यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए कि ये जो उनके बम वर्षक हैं वो यात्रा कर रहे हैं। अब ये जब इधर उत्तर की ओर आते थे इस दिशा में यानी कि रूस होते हुए, तो ये यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इनको तो जो होता है कोई जब ये जाते हैं तो इनको नॉर्मल स्थिति होती है, लेकिन जब ये लौटने लगते हैं तो इनकी स्पीड अचानक कम, यानी कि इन्हें लगता है कि कोई इनको जो है दबाव यहाँ पे रोक रहा है, यानी कि आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब ऐसी परिस्थिति होती थी तो ये कई बार अनुभव किया गया। उसके बाद ये बात इन्होंने अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको सामने रखी, उसके बाद इसका आकलन किया गया और इसका नाम है जेट स्ट्रीम दिया गया। तो ये किसने खोज की, तो अमेरिका के जो बम वर्षक थे, अमेरिका के बम वर्षक विमान अमेरिका के जो बम वर्षक विमान थे इन्होंने इसकी द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान B-29 ने खोज की थी इसकी, किसकी, जेट स्ट्रीम की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो जेट स्ट्रीम भारत में कैसे काम करता है हम आपको बताते हैं। जेट स्ट्रीम जो है भारत के जो सामान्य दिशा में है, ये भारत के जो हिमालय के उत्तर की ओर काम करता है, यानी कि तिब्बत के पठार पे काम करता है। यानी कि जेट स्ट्रीम कैसे आगे बढ़ता है ये आपको देखना है। तो जेट स्ट्रीम जो बढ़ने की दिशा होती है ये इधर से आता हुआ इधर की ओर रहता है। ये शीत ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु की स्थिति हम बता देते हैं। अब क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम होता है यहाँ पे उच्च कटिबंधीय दाब होता है। अभी जब खिसक जाता है यानी कि सर्दियों में ये कुछ इसकी दिशा ऐसी होती है और ऐसे चलता है, फिर सर्दियों में जो है इसकी दिशा जो बदल कर क्या हो जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि ये जो थोड़ा दक्षिणायन हो जाता है। आपको पता है कि सर्दियों में जो
सूरज जो दक्षिणायन होता है तो ये क्या होता है, ये दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि जो इसका प्रभाव है जो जेट स्ट्रीम का, ये कहाँ हो जाता है, उत्तर भारत के मैदानों में हो जाता है। उत्तर भारत के मैदानों पे जब इसका प्रभाव हो जाता है तो ये जो इतनी तेज होती है, हमने आपको बता चुका हूँ, तो ये क्या होता है कि जो भारत के मानसून को है, अगर थोड़ी बहुत भी वर्षा होनी रहती है, ये ठंडी हवाएं होती हैं, इसलिए इनमें सारी नमी उसकी जो होती है वो खत्म हो जाती है, आर्द्रता, इसलिए यहाँ पे वर्षा करने से रोकता है, यानी कि इसकी हवाओं को रोक देता है। तो इस वजह से ये अब जेट स्ट्रीम जो गर्मियों में होता है, ये फिर उत्तर की ओर यानी कि यहाँ ऊपर से बहने लगता है, इसलिए इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अब हिमालय का रोल क्या है हमारे, जो हम अक्सर पूछते हैं कि अगर हिमालय ना होता तो हमारे देश में वर्षा ना होती, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि साइबेरिया से आने वाली इसी जेट स्ट्रीम के सहारे जो ठंडी ठंडी पवनें आती हैं, वो क्या होती हैं कि इधर से भारत के उत्तर दिशा में बहती हैं। अब क्या होता है कि हिमालय जो है उसके अवरोधक का काम करता है। अवरोधक का काम जब करता है तो क्या होता है कि जो यहाँ पे वर्षा जो होती है, जो ये ठंडी ठंडी हवाएं हैं, इसको हिमालय क्या करता है, रोक लेता है, जिससे कि ये होता है क्या, हमारे गर्मी में भी हमारे भारत पर प्रवेश नहीं कर पाती और भारत का जो तापमान है वो स्थल का उच्च बना रहता है, जिससे कि यहाँ पे वर्षा करने में सहायक होती। अगर यही ठंडी ठंडी हवाएं आती तो ये जो यहाँ पे जो वर्षा की जो परिस्थितियाँ बनती हैं, यहाँ पे हमेशा गर्मियों में भी जो निम्न दाब होता है और यहाँ पे वर्षा ना हो पाती। तो ये इसके कुछ बेसिक कंट्रोल फैक्ट्स रहे हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट था जो ITC जेट का हमने आपको बताया था, जेट स्ट्रीम का बताया था हमने कि किस प्रकार से ये काम करती है हमारे देश में, किस प्रकार से इसका प्रभाव है। अब चीज़ों को हमने आपको समझा दिया है, अब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत मानसून से क्लियर हो रही होंगी। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और हैं जो भारत की जलवायु को, अब भारत का मानसून जो है अब ये तो बन गया है, अब ये किस प्रकार से होता है। अब मानसून एक विच्छेद होता है, मानसून का आना तो हमने पढ़ लिया, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद क्या होता है, क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे जो मानसून विच्छेद की बात करते हैं, उसके बाद मानसून विवर्तन जब होगा तो हम यहाँ पे तमिलनाडु के जो स्पेशल तट है जहाँ पे ठंडियों में वर्षा होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद क्या होता है, जो स्थल में होते हैं वहाँ जो कुछ तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, इन वजह से क्या होता है कि मानसून में जो होता है वो रुकावट आती है। बीच बीच में कभी कभी होता है 1 सप्ताह के लिए जो है वर्षा नहीं होती है मैदानों में, 1 सप्ताह के लिए वर्षा नहीं होती है, 15 दिन के लिए वर्षा नहीं होता है, तो वही मानसून विच्छेद होता है। अब हम मानसून का विवर्तन पढ़ेंगे, यानी कि मानसून का विवर्तन यानी कि मानसून का लौटना। उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जब आप समुद्र किनारे से स्थल की ओर अंदर जाते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इसमें वर्षा कम होती जाती है। जैसे हम बात कर दें यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, तो ये एकदम समुद्र के किनारे है, यहाँ पे जो वर्षा को जो मापी जाती है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक मानी जाती है। वहीं बिहार के पटना की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 105 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की तरफ, तो यहाँ पे जो वर्षा घट के होती है वो 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है, यानी 76 सेंटीमीटर। आगे जब बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते दिल्ली जब आप पहुँचेंगे तो दिल्ली में वर्षा घटकर 56 सेंटीमीटर रह जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे जैसे जैसे इसकी, क्योंकि इसकी जब बारिश होती जाएगी तो इसकी जो आर्द्रता है वो घटती जाएगी और वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी। भारत में सबसे अधिक जहाँ वर्षा का स्थान मासिन राम है, वहीं सबसे कम वर्षा का स्थान जो है लेह है। उसके अलावा जो है यानी कि लेह को भी मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि लेह ठंडा मरुस्थल है, और जबकि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। यहाँ भी थार के मरुस्थल में भी करीब कुल मिला के यहाँ पे भी करीब वार्षिक वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब जब मानसून लौटेगा तो क्या होगा, मानसून जब लौटेगा तो यहाँ से जब मानसून लौटना शुरू होगा तो मानसून का जो लौटता है वो 15 सितंबर से लौटता है। तो यानी कि सबसे अंत में जो मानसून होता है यहाँ पे ये 15 जुलाई को पहुँचता है, और जो 15 सितंबर से ये लौटने लगता है, 15 सितंबर से ये लौटने लगता है। तो सबसे कम जो मानसून होता है वो पंजाब में रुकता है 2 महीने। इसके अलावा आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से मानसून जैसे जैसे गया था वैसे वैसे डेट बढ़ते हुए लौटेगा।
अब डेट बढ़ते हुए लौटेगा तो ये कुल मिला के जो 15 नवंबर तक भारत का मानसून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अभी इसी नवंबर में एक ऐसी घटना घटती है जो भारत के जो सामान्य स्थिति उसको बदल के रख देती है, यानी कि मौसम के अध्ययन को बदल के रख देती है। जब ये पवनें लौटती हैं, जब बारिश नॉर्मल समय होता है जून जुलाई में, तो जब यहाँ से पवनें चलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर वर्षा हो जाती है। और इस क्षेत्र में ये जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे तो वर्षा एकदम होती ही नहीं है, तो यहाँ पे वर्षा की कमी होती जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब तमिलनाडु का जो हमारा प्रमुख क्षेत्र बसता है वो कैसे काम करता है, तो जो हमारी जो हम चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता रहे हैं। तो ये तमिलनाडु का हमारा क्षेत्र है, ये आपको समझना है। तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे वर्षा सर्दियों में होती है। जब हमारा मानसून लौटता है तो इस प्रकार से लौटता है, तो ये जो समुद्र है यहाँ से काफ़ी आर्द्रता भर लेता है। जब आर्द्रता यहाँ पे इसमें वायु में आ जाती है तो ये जब ऐसे बढ़ती है तो यहाँ पे जब सर्दियों में कोरोमंडल के तट से जब टकराती हैं, यानी कि पूर्वी घाट के यहाँ पे जो अन्नामलाई और जो इलायची घाटी यहाँ से टकराकर तमिलनाडु में भारी वर्षा करती हैं, यानी कि ठंडियों में। तो ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे ठंडियों में वर्षा तमिलनाडु में भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पे वर्षा होती है पूर्वी तट पे। तो ये चीज़ें आपको रही जो समुद्री है, ये चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। तो ये मानसून का हमने कर दिया कि मानसून का आरंभ कैसे होता है, उसका वितरण का पैटर्न हमने देख लिया। मानसून लौटता कैसे है, यानी कि मानसून में विच्छेद, यानी कि 10 से 15 दिन के किसी वायुमंडलीय दाब के कारण या किसी कारण से, या जो चक्रवात है उनके कारण वर्षा जब मैदानों में नहीं होती है तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। और मानसून का निवर्तन, जब मानसून लौटने लगता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है लौटने की, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे मानसून लौटता है और लौटता हुआ मानसून कैसे तमिलनाडु पे वर्षा करता है, ये भी हमने देख लिया है। तो अब हम आपको ये सारी चीज़ें हो गई मानसून से संबंधित, अब चीज़ें हमने आपको करा दी हैं। अब यही मानसून कुछ इलाकों में कुछ विशेष नामों से, जब मानसून प्री मानसून जो होता है उसके हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्री मानसून जो होता है उसकी वर्षा कुछ जगह बहुत फायदेमंद होती है। प्री मानसून वर्षा क्या होता है कि जो मानसून आता है उसके पहले जो होता है हमारे देश में कुछ चक्रवाती दबाव के कारण कुछ हवाएं जो होती हैं वो वर्षा करती हैं तो वो कई जगह बहुत फायदेमंद होती है। जैसे कि हो गया आम्र वर्षा, ये प्री चक्रवाती वर्षा है, यानी कि मानसून आने से ये 1 महीना 15 दिन ये कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बारिश करती हैं। ये केरल और कर्नाटक में होती है, केरल और कर्नाटक में होती है, तथा कर्नाटक में होती है, तथा आम के फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। आम के फलों के लिए, फसल नहीं होती है आम के फलों के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि आम्र वर्षा कहाँ होती है, किस लिए जानी जाती है, तो बहुत लाभदायक होती है आम के वर्षा के लिए, इसलिए इसे आम वर्षा कहते हैं। ये आम्र वर्षा हो गई। इसके अलावा इसको किस नाम से और जाना जाता है, ये इसलिए यहाँ पे देखिए वहाँ पे वर्षा करती है क्योंकि यहाँ पे जो वायु होती है मानसून से पहले यहाँ पे वर्षा करती है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए बौछारें पड़ती हैं यहाँ पे। अब यही जो वायु है जो उत्तर भारत में चलेगी तो यही हमारे लिए एक जहर का काम करेगी। जब गर्मी में चलती है गरम गरम लू, जिसे आप कहते हैं लू, तो वो हमारे लिए जीवन को मिटाने वाली भी बन सकती हैं। तो ये आम्र वर्षा हो गई। इसके अलावा जो फूलों वाली बारिश है ये केरल में ही होती है, केरल तथा कर्नाटक में। फूलों की बौछार कह सकते हैं इसे आप, फूलों की बौछार, ये भी केरल तथा
कर्नाटक में होती है तथा फूलों की वर्षा के लिए ये भी बहुत लाभदायक होती है, आप नोट कर लीजिए। केरल तथा कर्नाटक में होती है तथा फूलों की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ, तो काल बैसाखी के रूप में जो चलती है, काल बैसाखी के रूप में जो ये चलती है, काल बैसाखी के रूप में ये पश्चिम बंगाल में चलती है। इसके अलावा कहाँ चलती है? असम में चलती है। ये यहाँ पे चाय के बागानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है काल बैसाखी के रूप में। हालांकि जब ये उत्तरी यही चीज़ आगे उत्तर भारत में हमारे बढ़ती है तो क्या होता है कि यही लू के नाम से हमारे जानी जाती है। लू जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चलती है। ये जानलेवा होती है क्योंकि इसका जो तापमान होता है इसमें आर्द्रता की कमी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, यानी कि मानव जिनके अंदर पानी की कमी होती है उनकी जान भी ले लेती है। तो लू होती है, जानलेवा होती है। तो ये सारी चीज़ें रही मानसून के लिए, ये बेसिक चीज़ें हमने करा दी हैं। इसके अलावा मानसून जो प्रभावित होता है वो किस की चीज़ों से मानसून प्रभावित होता है ये हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट में डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कोपेन जलवायु का वर्गीकरण। तो मानसून को प्रभावित करने वाले मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारण। तो मानसून को कौन कौन से कारण जो प्रभावित करते हैं, तो एक जो पहला हो जाता है अक्षांश। अक्षांश जो है मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है हमने बता दिया है कि किस अक्षांश में आपका देश है तथा किस अक्षांश में ये वर्षा होती है, हवा बहती है, उस हिसाब से बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके अलावा समुद्र से दूरी, हमने आपको पहले ही बताया कि समुद्र के नज़दीक जो होता है वो अधिक वर्षा होती है। समुद्र से जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसकी वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। उसके अलावा समुद्र से ऊंचाई भी बहुत फैक्टर करता है कि समुद्र से ऊंचाई जहाँ पे ये पौने होती हैं जो समुद्र से ऊंचाई के कारण वहाँ पे टकरा के अधिक वर्षा करती हैं। तो समुद्र से ऊंचाई, अगर नॉर्मल क्षेत्र है तो वहाँ पे टकराएंगे नहीं तो वर्षा अधिक नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई, ये हम भारत की बात कर रहे हैं, हिमालय की स्थिति। अगर 1 सेकंड के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि हिमालय जो यहाँ पे अवस्थित है, अगर ये यहाँ अवस्थित ना होकर यहाँ होता नीचे भाग में, तब क्या होता? तब भारत में वर्षा ही नहीं होती, क्योंकि ये जो पवनें आती हैं विषुवत रेखा से वो यहीं हिमालय पे टकरा के इसके दक्षिणी भाग में वर्षा करके चली जाती है और हमारा देश शुष्क रहता। ये हो गई अक्षांश, हो गया समुद्र से ऊंचाई, अवस्थिति। इसके अलावा जो होता है तापमान भी वर्षा को अधिक से अधिक प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि ये महत्वपूर्ण फैक्टर हमने करा लिए हैं। मानसून से संबंधित ये सारी चीज़ें जलवायु से संबंधित हो गई हैं। अगली वीडियो में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण लेकर आपके सामने आएंगे, जो कि अक्सर वहाँ से एग्जाम में पूछता है। ई प्रकार की जलवायु, एस प्रकार की जलवायु, ए प्रकार की, बी प्रकार की, डी प्रकार की, ये कौन सी जलवायु होती है, इसके अलावा कौन कौन से इसमें टर्म है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम आपको लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फिलहाल।